नमस्कार साथियों, नारायणी क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हमने ज्योग्राफी की सीरीज शुरू की थी और पिछले लेक्चर में हमने भारत, उसके अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आगे आज डिस्कस करेंगे, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कर्क रेखा से। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कर्क रेखा के बारे में, और काफी बार जो क्वेश्चन है वो कर्क रेखा से पूछे जाते हैं कि भाई कर्क रेखा जो है वो कितने डिग्री पे है, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन जो आता है वो ज्यादातर इस टाइप का आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। तो कर्क रेखा के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कर्क रेखा जो है आप सभी जानते होंगे 23.5 डिग्री की, या मैं इसको कहूं 23 डिग्री 30 मिनट की अक्षांशीय रेखा है। 23.5 डिग्री की अक्षांशीय रेखा है जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध में है। और 23.5 डिग्री की ही अक्षांशीय रेखा जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है उसको बोला जाता है मकर रेखा। लेकिन भारत जो है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए भारत का संबंध मकर रेखा से ना होकर किस रेखा से होगा? कर्क रेखा से होगा। जो कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री की है, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट की जो रेखा है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं को डिग्रीज में मापा जाता है और डिग्री के बाद फिर उसको मिनट में और उसके बाद फिर सेकंड में मापा जाता है। तो जो कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट की जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है और भारत को दो भागों में बांट देती है। यानी कि जो कर्क रेखा से नीचे वाला जो भारत है वो चला जाता है उष्ण कटिबंध में। कहां चला जाता है? उष्ण कटिबंध में। और कर्क रेखा के जो ऊपर का जो भाग बच जाता है भारत का, वो आ जाता है शीतोष्ण कटिबंध में। शीतोष्ण कटिबंध मतलब कर्क रेखा भारत को दो भागों में डिवाइड कर देती है, एक उष्ण कटिबंध और एक शीतोष्ण कटिबंध। जो उत्तर का जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है और जो नीचे का जो भाग है वो हमारा उष्ण कटिबंध के अंदर आता है या उष्ण कटिबंध में शामिल हो जाता है। अब जो ये कर्क रेखा ये भारत के ऊपर काफी असर डालती है। कैसे भाई? जो कर्क रेखा से दक्षिण का जो भाग है भारत का वो उष्ण कटिबंध में आ जाता है, यानी कि भूमध्य रेखा के नजदीक पड़ता है, जिसके कारण समय में, यानी कि जो दिन और रात के बीच का जो अंतर है या दिन और रात का जो समय है, कितने घंटे का दिन होगा कितने घंटे की रात होगी, उसमें बहुत कम असर यहां देखने को मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कर्क रेखा से ऊपर की, ऊपर वाले भारत की, तो वहां फिर दिन और रात में काफी अंतर पहुंच जाता है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो लगभग 5 घंटे तक के समय का अंतर जो है वो जम्मू कश्मीर के समय दिन और रात के अंदर हो जाता है। अब बात आती है कि जो कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री की है या 23 डिग्री 30 मिनट की जो रेखा है वो भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। काफी एग्जाम्स में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो चलिए देखते हैं भाई, जो कर्क रेखा है वो भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो कर्क रेखा है वो भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर वाला जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध और नीचे वाला जो भाग है वो उष्ण कटिबंध के अंदर आता है। देखते हैं, ये यहां मैप है। मैप में हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा है, ये जो आप देख रहे हैं एक लाइन जो सीधी खींची गई है, ये हमारी कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री की बनती है। 23 डिग्री 30 मिनट की कर्क रेखा जो कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। क्लियर? अब देखिए भाई, भारत में किन राज्यों से होकर गुजरेगी। अब आप देखिएगा, पहले मैं एक बार राज्य आपसे डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ये भारत के राज्य हैं जिन राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। यानी कि क्वेश्चन अगर कभी सीधा सीधा पूछ लिया जाए भाई भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर है? अब बात करते हैं वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। मैप पे आइएगा, मैप पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिएगा, ये है गुजरात, गुजरात के बाद जाती है ऊपर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, फिर चली गई त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। ये 8 स्टेट हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब बात आती है जी इन 8 स्टेट्स के नाम हम कैसे याद रखें, कैसे इनको हम याद रख सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स आप लोगों ने कर्क रेखा के बारे में पढ़ी होंगी, ढेरों ट्रिकें हैं जो कर्क रेखा के बारे में बनाई गई है। पर ट्रिक से हम याद क्यों करें, हम याद करेंगे समझ के कैसे आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि ट्रिक का याद किया हुआ भूल जाओगे, धीरे धीरे इतनी सारी ट्रिक इकट्ठी हो जाएंगी, यही भूल जाओगे कि कौन सी ट्रिक किस क्वेश्चन के लिए थी। तो ट्रिकों में विश्वास ना करके समझिए, चीजों को समझना जरूरी है। समझ के अगर आप करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। देखिए कैसे आप कर सकते हो। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो भारत का सबसे पश्चिमी जो राज्य है वो कौन सा है जी, गुजरात। आप देख सकते हो भारत का सबसे पश्चिम का राज्य कौन सा है, गुजरात। तो चलिए, पश्चिम का राज्य आप सबको पता है, तो कर्क रेखा एंटर की भारत में कहां से, गुजरात से। तो बिल्कुल सही जी, मैंने यहां लिख दिया गुजरात। गुजरात से एंटर की किसने, कर्क रेखा ने भारत में एंट्री कहां से ली, गुजरात से एंट्री ली। सही है। अब देखिए, कर्क रेखा मैंने कहा सीधी गई, अब सीधी गई है तो जरूर गुजरात के जो आस पड़ोस के जो राज्य हैं उन्हीं से होके गुजरी होगी। ऐसा तो नहीं है कि गुजरात से सीधा जम्मू कश्मीर पहुंच गई होगी कर्क रेखा, जी नहीं, सीधी रेखा है तो बिल्कुल उसके जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे होकर गुजरी होगी। तो गुजरात के जो पड़ोस में जो राज्य लगते हैं, आप लोगों को पता होगा राजस्थान, राजस्थान गुजरात से बिल्कुल टच करता है, बिल्कुल एक साथ बाउंड्री शेयर करता है गुजरात के साथ। और एक कौन सा है जी, मध्य प्रदेश भी लगता है, बिल्कुल सही है। भी लगता तो महाराष्ट्र भी है, लेकिन महाराष्ट्र गुजरात के नीचे पड़ता है, साइड में नहीं पड़ता। लेकिन कर्क रेखा में सीधा जाना है, सीधा जाना है तो अगली जो स्टेट होगी, मतलब हम उसकी डिस्कस करेंगे। मतलब जो गुजरात के पूर्व की जो स्टेट होगी, क्योंकि कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, तो पूर्व में जो स्टेट होगी वहां जाएगी। तो पूर्व में कौन सी है, गुजरात के बाद आता है राजस्थान। सबको पता है हमें, गुजरात बाउंड्री शेयर करता है राजस्थान के साथ। और फिर आता है मध्य प्रदेश। क्लियर? बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है जी। गुजरात से एंटर किया क्योंकि सबसे पश्चिमी स्टेट था, उसके बाद जी राजस्थान क्योंकि गुजरात के टच कर रहा है, और उसके बाद मध्य प्रदेश, ये भी गुजरात को टच कर रहा है। अब देखिए 3 तो हमें याद हो गई जी। गुजरात से एंटर किया था, राजस्थान और मध्य प्रदेश गुजरात के पड़ोसी राज्य हैं, पूर्वी दिशा में पड़ते हैं, तो वहां तक ये पहुंच गई। अब आते हैं आगे। अब देखिए, एक स्टेट अलग होता है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और उसी समय एक स्टेट अलग होता है बिहार से भी झारखंड। ये एक साथ ही 3 स्टेट का निर्माण किया गया था। यूपी से उत्तराखंड बनाया गया था, पर उत्तराखंड का हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सबको पता है उत्तराखंड के नाम लेते हमारे दिमाग में क्या आता है, पहाड़ी एरिया। अब पहाड़ी एरिया तो यहां मध्य में नहीं आएगा ना इतना, तो उत्तराखंड चला गया यूपी से ऊपर, उसकी डिस्कस हमने नहीं करनी। 3 स्टेट बनाए थे। 2 स्टेट जो बनाए थे, एक बिहार से अलग हुआ था झारखंड, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। दोनों को ले लेते हैं, समझ आई बात, कोई मुश्किल नहीं है। मध्य प्रदेश से अलग कौन सा हुआ, छत्तीसगढ़। तो जी मध्य प्रदेश के बाद कहां गई, छत्तीसगढ़ में गई। क्लियर? बिहार से अलग कौन सा हुआ था, झारखंड। तो जी छत्तीसगढ़ से कहां पर गई, झारखंड में गई। और उसके बाद पहुंच जाती है पश्चिम बंगाल, जो कि हमारा बिल्कुल समुद्र के टच करता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल तक हम पहुंच गए। अब पश्चिम बंगाल के बाद ये चली जाती है बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश का हमें क्या लेना, हम तो इंडिया के बारे में, भारत के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन बांग्लादेश को क्रॉस करके दोबारा फिर ये भारत के राज्यों में एंट्री लेती है। 2 राज्य आते हैं जहां भारत के बारे में एंट्री, भारत के अंदर ही एंट्री लेती है। कौन से 2 राज्य हैं,
जी? एक तो त्रिपुरा और एक मिजोरम। एक तो हो गया त्रिपुरा और एक हो गया मिजोरम। बिल्कुल हमारे राज्य लास्ट के मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये 8 स्टेट बनते हैं दोस्तों जहां से कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है? मिजोरम और त्रिपुरा जो है इसको आप याद आसानी से है, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। त्रिपुरा मिजोरम, फिर भी आप मित्रों याद रख सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा फेमस डायलॉग है, जब भी भाषण की शुरुआत करते हैं तो मित्रों शब्द जरूर लेते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि जी गुजरात से शुरू होती है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी की स्टेट से आते हैं गुजरात से, और वहीं पर मित्रों पे जाके खत्म हो जाती है। क्लियर? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 स्टेट हैं जहां से हमारी कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। 8 स्टेट कितने डिग्री की है जी? 23 डिग्री 30 मिनट की है, यानी कि 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कर्क रेखा के ऊपर। अगली बात आप लोगों से पूछा जा सकता है, और पहले बार बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी है कि भाई ऐसा कौन सी राजधानी है, क्योंकि स्टेट तो हमने देख लिया 8 हैं, ऐसी कौन सी राजधानी है जिस राजधानी के बीचों बीच या जिस राजधानी से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। तो ऐसी कौन सी राजधानी है जी? वो राजधानी है ये, यानी कि झारखंड की राजधानी नाम है रांची। तो एक क्वेश्चन आपका ये यहां क्लियर हो जाता है कि ऐसी कौन सी राजधानी है भारत के राज्यों की जिस राजधानी से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा जी? रांची है, जो कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है बिल्कुल, या यूं कहे कि जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्लियर है? फिर एक और क्वेश्चन बन सकता है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के नजदीक है, और उस ऑप्शन में 4 जो ऑप्शन होंगे आपके पास, उन ऑप्शन में मान लीजिए रांची तो है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? तो ये 2 बातें और यहां ध्यान रखनी है। एक राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल। कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, लेकिन ये राजधानी भाई कर्क रेखा पर नहीं पड़ती। ये गलती मत कर लेना कि कर्क रेखा के ऊपर है भोपाल, जी नहीं, लेकिन कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक है। ये आप देख सकते हो, ये पॉइंट किया मैंने, ये भोपाल है जो कर्क रेखा से कुछ ही दूरी पर है, यानी कि कर्क रेखा के नजदीक है। और दूसरी राजधानी पड़ती है गांधीनगर, गुजरात के अंदर गांधीनगर। ये भी पॉइंट जो है, ये गांधीनगर जो है, ये भी कर्क रेखा के बिल्कुल पास में पड़ता है। क्लियर है? राजधानी कौन सी है जो कर्क रेखा पर पड़ती है जी? रांची है, किसकी? झारखंड की राजधानी। और 2 शहर जो कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक पड़ते हैं, तो एक भोपाल है जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी, और एक है गांधीनगर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बन सकता है एक और कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा फैली हुई है, मतलब कर्क रेखा की जो डिस्टेंस है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा है। ये भी अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप यहां देख सकते हो, ये गुजरात का पार्ट है, ये राजस्थान का है छोटा सा, और ये मध्य प्रदेश का है। फिर छत्तीसगढ़ आ जाता छोटा सा, झारखंड छोटा सा, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा बहुत छोटा और मिजोरम बहुत छोटा। तो अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो हमें दिखेगा कि जो मध्य प्रदेश है इसके अंदर सबसे ज्यादा लंबाई है कर्क रेखा की। क्लियर? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि भाई कर्क रेखा जो है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में गुजरती है, सबसे ज्यादा, या किस राज्य में सबसे ज्यादा डिस्टेंस है कर्क रेखा की, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्लियर? यहां तक तो ये थे हमारी कर्क रेखा, और उनसे जो राज्य जो कर्क रेखा के ऊपर पड़ते हैं, या वो राज्य जो कर्क रेखा जिनसे होकर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा के बाद हमारी एक और रेखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है देशांतर रेखा। अभी जो हमने कर्क रेखा पढ़ा, ये कौन सी रेखा थी जी? ये थी अक्षांश रेखा। अभी हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी देशांतर रेखा। चलिए देखते हैं ये क्या है। इसको कहा जाता है भारत की प्रधान मानक समय रेखा। भारत की प्रधान मानक समय रेखा, या इसको
मानक समय रेखा भी बोल देते हैं, या फिर प्रधान यमोत्तर रेखा भी इसका नाम है, प्रधान यमोत्तर समय रेखा। इन नामों से भी इस रेखा को जाना जाता है। अब ये क्या रेखा है, क्या काम आती है, किस काम इसको हम लेते हैं, क्यों इस रेखा की जरूरत पड़ी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, एक बात आपको और ध्यान रखनी है भाई, पता ही होगा आप लोगों को कि जो अक्षांश रेखाएं हैं और जो देशांतर रेखाएं हैं, चाहे वो कर्क रेखा हो, चाहे मकर रेखा हो, चाहे 0 डिग्री की ग्रीनविच हो, या फिर हमारी 82.5 डिग्री की जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सारी जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक हैं, ये वास्तविक में नहीं है, यानी कि ये वास्तव में नहीं खींची गई धरती के ऊपर लाइनें, जी नहीं, ये काल्पनिक है। ये हमने अपनी सुविधा अनुसार पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमने इनको डेवलप किया है। तो चलिए, प्रधान मानक जो रेखा है हमारी, प्रधान मानक समय रेखा, वो क्यों है, क्या जरूरत पड़ी इसकी और वो क्या है, उसके बारे में और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट का है। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। अब यदि मैं इनके बीच का अंतर देखूं, यानी कि अगर मैं 97-25 में से 68 डिग्री 7 मिनट माइनस कर दूं तो 29 पॉइंट समथिंग कुछ, यानी कि अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री का फासला आता है। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में मैं आपसे बात करूं कि भारत के पश्चिमी बिंदु से लेकर भारत के पूर्वी बिंदु तक लगभग 30 देशांतर रेखाएं भारत के अंदर से गुजरती हैं। क्लियर? 30 डिग्री का अंतर आ जाता है। ठीक है बात? चलिए यहां तक ध्यान रखिएगा। अभी मैं थोड़ा सा और डिटेल में जा रहा हूं, देखिएगा। यहां तक हमने देख लिया कि भाई भारत के पश्चिमी और जो पूर्वी जो एरिया है उसमें 30 डिग्री देशांतर का फर्क आ जाता है, मतलब 30 रेखाएं भारत के अंदर से देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। अब समझिए इन चीजों को। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा दुनिया पे चलता हूं, अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं और विश्व की बात करूं समय को लेकर, तो आप देखोगे कि पूरी दुनिया में जो समय है वो एक जैसा नहीं है। हमारे यहां भी कुछ टाइम हो रखा है, अमेरिका में कुछ टाइम है, ब्रिटेन में इसी समय कुछ टाइम है, या अन्य किसी देश में अलग टाइम है। यानी कि दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है लेकिन टाइम अलग अलग है। कैसे ये टाइम आया, कैसे इसको हमने डिस्कवर किया कि किस देश में क्या टाइम होगा, अभी हम फटाक से बता सकते हैं कि भारत में इतने बजे है तो फलाने देश में इतने बजे होंगे। कैसे वो होता है उसके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफली यहां डिस्कस करूंगा, बाकी हम इसका डिस्कस जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे तो डिटेल से वहां, क्योंकि सभी ने सहमति से एक रेखा को चुना, 0 डिग्री देशांतर रेखा को, जिसको आप ग्रीनविच बोलते हैं। ग्रीनविच क्यों बोला जाता है जी? ये जो रेखा है ना, ये जहां से गुजरती है वो लंदन के पास में ग्रीनविच वेधशाला है, वहां से ये रेखा गुजर रही है, इसलिए उस रेखा को हमने ग्रीनविच रेखा बोल दिया। मतलब ये अगर हमारी पृथ्वी है और ये रेखा मैंने खींच दी तो ये रेखा हो गई 0 डिग्री की और जिसका नाम हो गया ग्रीनविच। पूरे विश्व ने सर्वसहमति से 0 डिग्री की जो रेखा है जिसको ग्रीनविच कहा जाता है, इसको अपनी प्रधान मानक समय रेखा मान लिया वर्ल्ड की, यानी कि पूरी दुनिया का टाइम इस रेखा के अनुसार चलेगा। क्लियर? अब इस रेखा के अनुसार कैसे चलेगा वो हम यहां डिस्कस एक बार कर लेते हैं पूरा, उसके बाद मैं भारत पे आता हूं। अब देखिए भाई, कैसे इस रेखा के अनुसार चलेगा। हमारी जो पृथ्वी है वो रोटेट कर रही है, हम सबको पता है, और किस दिशा में घूमती है जी? वो घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा में। क्लियर? पश्चिम से पूर्व दिशा में हमारी पृथ्वी मूव कर रही है, उसकी मूवमेंट जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में है। अब ये जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी मान लीजिए इस ए बिंदु से पृथ्वी ने घूमना शुरू किया और ये घूम के दोबारा से ए बिंदु पर पहुंच जाती है, तो कितने डिग्री पृथ्वी घूमेगी? बिल्कुल कितने? 360 डिग्री। कितने पृथ्वी डिग्री घूमी? 360 घूमी भाई। अगर इसी बिंदु से शुरू किया और घूम के दोबारा इसी बिंदु पे आ गई तो कितने डिग्री घूमेगी? 360 डिग्री पृथ्वी घूमी। क्लियर? अब ये 360 डिग्री जो पृथ्वी घूमी है ये कितने समय में घूमी है जी? एक दिन में, मतलब 24 घंटे में लगभग ये एक चक्कर पूरा किया है। मतलब 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी ने कितना टाइम लिया है जी? 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी ने लिया है 24 घंटे का समय।
क्लियर है? 360 डिग्री घूमने में कितना समय लिया? 24 घंटे का। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए एक घंटे में, अगर मैं कहूं आप लोगों से, तो कितनी घूम जाएगी एक घंटे में, तो क्या करोगे? 360 बटे 24 कर दोगे, यानी कि 360 को 24 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा? 15। क्लियर? यानी कि पृथ्वी जो है वो एक घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है जी? पृथ्वी एक घंटे में घूम जाती है 15 डिग्री। क्लियर? एक घंटे में कितनी घूमती है? 15 डिग्री। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं भाई एक मिनट में बताइए कितनी घूमती है जी? कोई बिल्कुल, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। एक मिनट में अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि कितने एक डिग्री, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कितने मिनट में घूमेगी एक डिग्री, तो भाई 60 मिनट में जब 15 डिग्री घूम रही है तो एक डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो क्या करूंगा? 60 बटे 15 कर दूंगा, 60 बटे 15, तो क्या आ जाएगा? 4 मिनट। अब ये जो टाइम आया है ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया? 4 मिनट कैसे आया? यानी कि पृथ्वी को एक डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है जी? 4 मिनट का समय लग रहा है। अगर मान लीजिए पृथ्वी 0 डिग्री पे खड़ी है, यानी कि ग्रीनविच पे खड़ी है, और पृथ्वी को 1 डिग्री पे जाना है पूर्वी देशांतर पे, तो कितना टाइम लेगी? 4 मिनट का टाइम लेगी। क्लियर? हाँ, एक और ध्यान रखनी, हालांकि बाद में हम डिस्कस करेंगे इस चीज को, कि भाई जो हमारी ग्रीनविच रेखा है उस रेखा से जो पूर्व के जो भाग हैं वहां पर समय जो है वो ऐड होगा, मतलब समय ज्यादा होगा, जुड़ेगा समय, और जो पश्चिम का जो भाग है वो हमारा पीछे होगा, क्योंकि पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो इसीलिए पूर्व का जो समय है वो आगे होगा। क्लियर? समझ गए? चलिए अब भारत पे आते हैं। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया कि भाई पृथ्वी जो है वो 1 डिग्री घूमने में कितना समय ले रही है जी? 4 मिनट का समय जो है वो पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में ले रही है। अब भारत पे आइए। अब देखिए, पश्चिमी जो हमारा जो बिंदु था वो हमने डिस्कस किया था 68 डिग्री 7 मिनट का, और पूर्वी हमने डिस्कस किया था 97 डिग्री 25 मिनट का, और अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, दोनों में अंतर आता है लगभग 30 डिग्री का। यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के अंदर या दोनों के बीच में कितने डिग्री का फासला है? 30 डिग्री का फासला है। क्लियर है ये बात जी? बिल्कुल। अब आगे चलिए, 30 डिग्री का फासला है गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में। अब 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय ले रही थी? 4 मिनट। अभी हमने डिस्कस किया 1 डिग्री घूमने में कितना समय ले रही है? 4 मिनट का समय ले रही है 1 डिग्री घूमने में। तो सिंपल सी बात है जी, 30 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? तो क्या करेंगे? 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। समझ आई बात? तो मतलब गुजरात के समय में और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर होगा? 2 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि समय जो है वो हमेशा किन रेखाओं से निकाला जाता है? देशांतर रेखाओं से मेजर किया जाता है। भाई 2 घंटे का अंतर हो गया गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था जी, अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो सबसे सूर्यास्त कहां लास्ट में होगा? गुजरात में होगा। क्लियर है बात? अब मान लीजिए, आप लोगों से पूछ लिया कि मान लीजिए सूर्योदय जो है वो अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे होता है, तो गुजरात में कितने बजे सूर्योदय होगा? तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कितने समय का अंतर है जी? 2 घंटे का। यहां अगर सूरज 5 बजे निकल रहा है तो यहां कितने बजे निकल रहा है? 7 बजे। क्लियर? और बीच की अगर हम बात करें तो फिर 1 घंटे का गैप हो जाएगा, यानी कि जितने डिग्री का अक्षांश देशांतर रेखाओं का फर्क होता जाएगा 4 मिनट के हिसाब से उतना ही समय में अंतर होता चला जाएगा। पर ऐसे तो बड़ी समस्या हो जाएगी, एक ही देश में इतने सारा समय कैसे होगा? बड़ी दिक्कत आएगी। भाई यहां तो 5 बजे सूर्योदय हुआ है, यहां 7 बजे हुआ है। समझ आई ना बात आप लोगों को? यहां 5 बजे है, यहां तो टाइम 3 ही बजे है, पीछे है। क्या करें? तो इस सारी और यही समस्या प्रत्येक देश में आई, हर देश में, क्योंकि उसका जो देशांतरीय विस्तार प्रत्येक देश का कुछ ना कुछ तो है। कुछ भारत का है, पाकिस्तान का कुछ है, चाइना का कुछ है, रशिया का कुछ है और बड़ा हो गया, अमेरिका का और बड़ा हो गया, तो अलग अलग है। क्लियर है बात? कनाडा का और बड़ा हो गया।
क्लियर बात। तो अब क्या हुआ, प्रत्येक देश ने अपनी एक मानक समय रेखा चुनी। जिस तरह पूरी दुनिया ने एक रेखा चुनी ग्रीनविच की, भाई इस रेखा के हिसाब से टाइम चलेगा, इसी तरह प्रत्येक देश ने अपने देश में भी एक मानक समय रेखा चुनी कि भाई जो समय इस मानक समय रेखा पर होगा वही समय पूरे देश का होगा। समझ आई बात, क्लियर है। अब भारत ने वो कौन सी रेखा चुनी जी, भारत ने वो रेखा चुनी 82.5 डिग्री की। कौन सी चुनी भारत ने, 82.5 डिग्री की। कौन सी रेखा जी, पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी क्यों भाई, भारत पूर्वी गोलार्ध में है तो पूर्वी देशांतर ही होगा, यानी कि जो रेखाएं गुजरेंगे देशांतर रेखा वो पूर्वी गोलार्ध वाली ही गुजरेंगी भारत से। तो भारत ने कौन सी रेखा चुनी, 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा भारत ने कौन सी रेखा पर बनाई जी, मानक समय रेखा बनाई। क्लियर। 82.5 डिग्री को मैं 82 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकता हूं, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो आधी डिग्री में 30 मिनट हुई। क्लियर है। तो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की मानक समय रेखा या भारत की प्रधान मानक समय रेखा या भारत की प्रधान यमोत्तर रेखा कौन सी है। तो भारत की प्रधान जो मानक समय रेखा वो कौन सी है जी, वो 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा है। क्लियर है। अलग अलग देशों ने अपने हिसाब से अलग अलग रेखाएं चुनी, हाँ, लेकिन ये जो रेखा हमने चुनी पूर्वी देशांतर रेखा, इस पर टाइम कैसे आएगा जी, इस पर टाइम आएगा ग्रीनविच के हिसाब से। क्लियर है बात, सिंपल सी बात है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है, ग्रीनविच कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे, तो 82.5 घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो गुणा क्या कर देंगे, 4 से कर देंगे। जो भी अभी करूंगा डिस्कस, जो भी आएगा वो टाइम हो जाएगा इंडिया का। पहले आप ये समझिए कि भारत की जो मानक समय रेखा वो 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा है। क्लियर है ये बात। अब नेक्स्ट बात आती है वैसे समझने के लिए कि भाई 82.5 डिग्री को ही क्यों चुना गया, 80 को क्यों नहीं चुना, 70 को क्यों नहीं चुना, 75 को क्यों नहीं चुना, 82.5 डिग्री को ही क्यों चुना, ये यहां बात निकलकर सामने आती है। तो देखिए भाई, जब हमने अपनी मानक यमोत्तर समय रेखा को चुना तो ये कोशिश की गई, ये देखा गया कि ये भारत के बीच में से गुजर जाए तो अच्छा हो, क्योंकि टाइम लगभग सेट हो जाएगा, कोई ज्यादा डिफरेंस टाइम में नहीं आएगा। और अगर आप देख सकते हो कि हमारा जो पूर्वी छोर है वो 97 डिग्री 25 मिनट का है और हमारा जो पश्चिमी छोर है वो 68 डिग्री का है। अगर मैं इन दोनों का मध्य निकाल दूं, बीच का भाग निकाल दूं, तो क्या निकल के आएगा जी, 82.5 निकल के आएगा। समझ आई बात। तो इसीलिए हमने 82.5 डिग्री को चुना। क्लियर। और यह भी तय किया गया था भाई कि जो प्रत्येक देश अपनी जो मानक समय रेखा चुनेगा वो ग्रीनविच समय रेखा के 7.5 डिग्री के गुणांक पर चुनेगा। ठीक, 7.5 डिग्री के गुणांक पर, मतलब आधा घंटा का गैप में वो चुन सकता है। क्लियर है। चलिए, तो हमारी मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की है। 82.5 को ही क्यों चुना ये हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि बीच में पड़ती है। अगर हम 68 डिग्री को 97 डिग्री को इसका जो मध्य निकालें तो वो 82.5 निकल के आएगा। क्लियर। चलिए, फिर क्वेश्चन बनता है कि जो 82.5 डिग्री की जो पूर्वी देशांतर रेखा है हमारी, ये गुजरती कहां से है, कहां कहां से ये गुजरेगी, चलिए उसको देखते हैं। कहां से गुजरती है, किन स्टेट से गुजरती है, स्टेट्स के बारे में डिस्कस थोड़ी देर में करते हैं। पहले देखते हैं कि गुजर कहां से रही है, किस बिंदु से, कहां से ये गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा भाई, प्रयागराज, जिसका पहले नाम होता था इलाहाबाद, नाम बदल के उसका क्या कर दिया, प्रयागराज बना दिया। या मैं इलाहाबाद भी लिख देता हूं, इलाहाबाद या प्रयागराज में एक जगह है मिर्जापुर। ठीक है, कौन सी जगह है, मिर्जापुर। और इस मिर्जापुर के पास में, मिर्जापुर आप लोगों ने बड़ी हिट वेब सीरीज रही है, देखी भी होगी। मिर्जापुर के पास में एक जगह है नैनी। देखिए, कई बुक्स में आपको सिर्फ यहां तक लिखा मिलेगा, मिर्जापुर तक, कईयों में नैनी लिखा मिलेगा, शायद मिर्जापुर ना लिखा मिले, तो दोनों ही सही है। मिर्जापुर के पास में फिर एक जगह है छोटी सी, नैनी। और ये जो हमारी प्रधान मानक समय रेखा है, ये कहां से गुजरती है जी, ये नैनी से गुजरती है। स्टेट कौन सी है जी, उत्तर प्रदेश। अब देखिए, मान लीजिए स्टेट पूछ ली जाए तो उत्तर प्रदेश, जिले ऑप्शन में आ जाए 4 तो जी प्रयागराज, जगह आ जाए तो जी मिर्जापुर और
बिल्कुल बिंदु आ जाए, कौन सी जगह एक्यूरेट आ जाए तो नैनी। यानी कि मैं आपसे कहूं कि हमारी जो प्रधान मानक समय रेखा है वो भारत के इलाहाबाद या प्रयागराज जिले के, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मिर्जापुर से या फिर मैं कहूं कि नैनी से गुजरती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है कि किन राज्यों से गुजरती है। अब देखिए भाई, यहां ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसको भारत ने अपनी मानक समय रेखा माना है। अब देखिए यहां से ये जो लाइन आई सीधी, इसने इंडिया में एंट्री की यूपी से, और अभी हमने डिस्कस किया कहां से गुजरती है जी, उत्तर प्रदेश के नैनीताल नामक जगह से गुजरती है। उत्तर प्रदेश से एंट्री की, उत्तर प्रदेश के बाद ये बिल्कुल मध्य प्रदेश की बाउंड्री से गुजरी, तो मतलब दूसरा स्टेट कौन सा आया, मध्य प्रदेश। और वैसे भी यूपी और मध्य प्रदेश टच करते हैं। मध्य प्रदेश से फिर कहां गई, छत्तीसगढ़, बिल्कुल छत्तीसगढ़ से ये गई उड़ीसा, और उड़ीसा से फिर ये चली गई आंध्र प्रदेश। यानी कि टोटल कितने स्टेट से गुजरी जी, 5 राज्यों से गुजरती है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, हमारी जो प्रधान मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश यूपी, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, यूपी के साथ लगता है मध्य प्रदेश, आप देख सकते हैं बिल्कुल टच होके आई है। उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, और उड़ीसा से आप देख सकते हैं नीचे गई आंध्र प्रदेश। क्लियर है? तो 1 2 3 4 5 मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरी, 5 राज्यों से। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजर रही थी, 8 राज्यों से। इसको भी वेरी सिंपल आप याद रख सकते हैं। यूपी से तो एंट्री ही लेती है, यूपी के साथ लगता है एमपी, एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ के नीचे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, दोनों समुद्र के किनारे लगते हैं। क्लियर है बात? तो ये थे हमारे वो 5 राज्य जो जहां से हमारी प्रधान मानक समय रेखा गुजरती है, जो कि हमारे 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा है। हालांकि जिन्होंने पहली बार अगर कभी बाय चांस या पढ़ रहे होगे, इससे पहले आपने 9 को डिस्कस किया हो, तो आपको यहां थोड़ी सी दिक्कत लगेगी, अक्षांश और देशांतर क्या होती हैं। मैंने ब्रीफली पिछली वीडियो में थोड़ा सा बताया था, डिटेल में हम एक अलग वीडियो में, एक अलग से वीडियो बनेगी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की पूरी डिटेल से जानकारी हम उस वीडियो में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए एक और यहां क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ये तो है हमारी प्रधान मानक समय रेखा, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की है, और ये है हमारी 23.5 डिग्री की अक्षांशीय रेखा, जो कि कर्क रेखा जिसको हम बोलते हैं, और दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए ये रेखा और ये रेखा दोनों टच किस राज्य में कर रही है, ये क्वेश्चन भी यहां से निकलकर आ सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा भाई, अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत की प्रधान मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा, देख सकते हो आप, कौन सा राज्य है जी, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। यानी कि प्रधान मानक समय रेखा और जो हमारी कर्क रेखा, ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये किस राज्य में एक दूसरे को काट रही हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को काट रही है। क्लियर? चलिए ये थी हमारी दोनों रेखाएं, प्रधान मानक समय रेखा भी और हमारी कर्क रेखा भी। आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। जो 2 हमारी महत्वपूर्ण रेखाएं थी जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हमने दोनों को बिल्कुल डीपली डिस्कस कर लिया है। जो जो क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। हमारा जो ये टॉपिक चला हुआ है, भारत अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार या भारत एक परिचय, कंटिन्यू इसको अगली वीडियो में करेंगे। ये जो टॉपिक है भाई, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है। कई बार हम चीजों को भूल जाते हैं, हमें नहीं ध्यान रहता, तो बिल्कुल एक एक चीज थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे और बिल्कुल डीप में जाके पढ़ेंगे, डीपली इसकी स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नारायणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और प्लीज सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।